हेलो एवरीवन। तो आज का ये जो सेकंड वीडियो है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि बैलेंस शीट क्या होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको कहते हैं। और अभी तक हमने पढ़ा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है सेक्शन ए में, वो बैलेंस शीट के ऊपर है। तो बैलेंस शीट का दूसरा नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो कहीं भी आपको एग्जाम में कभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन लिखा हुआ दिखे या बैलेंस शीट लिखा हुआ दिखे, सो इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। अच्छा, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट होता है, ये क्या होता है? ये प्रिपेयर होता है एट अ पॉइंट इन टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी आप किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट को देखो या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को देखो, तो आप ये देखोगे ना कि वो कभी भी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए नहीं रहेगा कि 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बैलेंस शीट हमेशा ऐसी रहती है, बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च 2000 XXXXX, जो भी साल होता है वो। क्योंकि बैलेंस शीट इज़ द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एट अ पॉइंट इन टाइम। एक पर्टिकुलर डेट की होती है, वो ड्यूरेशन की नहीं होती है, किसी भी एक फिक्स्ड महीना साल की नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर दिन की होती है। ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है कि कंपनी क्या ओन करती है, कंपनी क्या ओ करती है, और क्या कंपनी सरवाइव कर सकती है या नहीं। ओन करना यानी कि उसके पास किस चीज़ की ओनरशिप है, वो क्या क्या उसके नाम में आता है, किसका वो मालिक है, क्या उसकी देनदारी है, ओज मतलब देनदारी है, और क्या कंपनी सरवाइव कर सकती है या नहीं। देन वाई दिस कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट। अच्छा, ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट क्यों आता है इसमें? क्योंकि वॉट इट प्रोवाइड्स रिसोर्स स्ट्रक्चर्स, फाइनेंसिंग स्ट्रक्चर्स, इट हेल्प्स द यूजर्स टू कंप्यूट रेट्स ऑफ रिटर्न, कैपिटल स्ट्रक्चर, फ्यूचर कैश फ्लोज। क्या है ये चीज़, ये समझो कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको समझ में आता है बैलेंस शीट से कि कंपनी के पास कौन कौन से एसेट्स हैं जिनकी मालिक वो कंपनी खुद है। फिर हाउ दोज असेट्स आर फंडेड। अब भाई आपके पास असेट्स है आपकी कंपनी में, आपके पास कोई बड़ी मशीनरी है, ट्रैक्टर है। अब मान लो मेरे कंपनी है जिसमें मैं आईफोन मैन्युफैक्चर करती हूँ और मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी करती हूँ, और मेरे पास एक डिलीवरी वैन है। अब वो डिलीवरी वैन फंड कैसे हुआ? या तो उसको मेरे को ओनर्स ने, इक्विटी होल्डर्स ने पैसा दिया होगा, या फिर तो उसको मैंने लोन पे लिया होगा, या मैंने कैश दे के ख़रीदा होगा। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो जाती हैं बैलेंस शीट के हेल्प से। It helps the users to compute rate of returns, evaluate capital structure and predict future cash flows. Rate of return मतलब क्या कि जो हमने पैसा लगाया है वो हमें कितने समय में वापस मिल जाता है अपने बिजनेस से। फिर कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब जो कंपनी में, जो बिजनेस में हमारे पैसा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, कितना हमारा उधारी का और कितना हमारा खुद का पैसा, ये पता चलता है। थर्ड, वी कैन प्रेडिक्ट फ्यूचर कैश फ्लोज मतलब आगे जाके हमें कितना कैश मिलेगा वो पता चलता है इससे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सॉरी बैलेंस शीट से, नॉट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सॉरी। देन इट इज़ यूज टू असेस द लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिस्क। अच्छा, बैलेंस शीट से क्या क्या पता चलता है? लिक्विडिटी मतलब कि जो कुछ समय बाद आने वाले देनदारी है, जो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ नहीं है, मतलब जो करंट लाइबिलिटीज़ है। आई नो मैंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ कर लिया, बस इतना समझो। लिक्विडिटी यानी कि जो हमारे अगले 1 साल के अंदर या 1 साल तक मैक्स टू मैक्स जो हमें देनदारी है, क्या वो हम आसानी से पे कर पाएंगे या नहीं, जो भी हमारी उधारी है, तो वो हमें कैसे समझ में आती है? लिक्विडिटी से। सॉल्वेंसी क्या होता है? जब हमारी कंपनी का लॉन्ग टर्म में जो भी हमारी देनदारी है हम उसको पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो वो कहाँ से पता चलता है? सॉल्वेंसी से। फिर उसके बाद फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या हुआ कि मान लो कभी कोई ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि हमारे पास इनफ फंड्स होना चाहिए कि हम अपने लाइबिलिटीज़, हमारी देनदारी को देने के बाद भी हमारे पास ऐसा मतलब इनफ पैसा होना चाहिए, पर्याप्त पैसा होना चाहिए कि हम और भी कहीं अपना पैसा इस्तेमाल कर सकें, तो वो होता है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। फिर आता है रिस्क। रिस्क मतलब क्या होता है? रिस्क यानी कि जो भी खतरा हमारे बिजनेस को है वो भी हम बैलेंस शीट से समझ सकते हैं। कैसे? अब मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा लोन है, मैंने बहुत ज़्यादा लोन ले रखा हुआ है, तो ये एक तरह से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए थोड़ा सा खतरा भरा होता है। फिर बैलेंस शीट इज़ ऑल्सो यूज टू इवेलुएट एबिलिटी टू इवेलुएट वेदर द कंपनी इज़ एबल टू पे डेट्स और नॉट, पैसा दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि जो हमारी लाइबिलिटीज़, जो हमारी देनदारी है, वो हमारे जो असेट्स हैं, जो हम चीज़ें ओन करते हैं, उससे कम होना चाहिए।
देन इवेल्युएट एबिलिटी टू डिस्ट्रीब्यूट रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स, मतलब हम ये आराम से समझ पाएँ कि जो हमारा रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो हमारे इक्विटी होल्डर्स हैं, जो हमारे ओनर हैं, और जो हमारे डेटर्स हैं, यानी जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें पैसा दिया है, हम उनको सही समय पे उनका पैसा वापस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात, बैलेंस शीट इज़ अ स्नैपशॉट एट अ पॉइंट इन टाइम, इट डज़ नॉट मेंट टू शो द बिजनेस वैल्यू। आपके बिजनेस की क्या वैल्यू है, मतलब कल को कोई आए और मेरे कारोबार को, मेरे बिजनेस को ख़रीदना चाहे तो उसकी वैल्यू क्या हमें बैलेंस शीट से पता चलती है? क्या वो एकदम क्लियरली दिखाता है? नहीं, बट बैलेंस शीट की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ मेरे बिजनेस की कितनी वैल्यू है। फिर एक चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट, बैलेंस शीट शोज द फंडामेंटल अकाउंटिंग इक्वेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है असेट्स इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी, क्योंकि बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं, एक साइड एसेट्स होता है और दूसरी साइड लाइबिलिटीज़ और इक्विटी होता है, और दोनों साइड्स को आपस में उनका सम टोटल सेम होना चाहिए। तो इसीलिए असेट साइड का टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी साइज के बराबर होना चाहिए। जैसे असेट्स क्या होता है, हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज, जो चीज़ें हमने खरीदी जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। लाइबिलिटीज़ क्या होता है, जो हमारी देनदारी है वो। इक्विटी क्या होता है, जो असेट्स और असेट्स में से लाइबिलिटीज़ घटाने के बाद जो बची हुई चीज़ें हुई, रेसिडुअल इंटरेस्ट, उसको कहते हैं हम इक्विटी। बैलेंस शीट स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट में क्या क्या होता है, असेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी। असेट्स में क्या होता है, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। लाइबिलिटीज़ में क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़। इक्विटी में क्या होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट, और जो इक्विटी होता है, रेसिडुअल इंटरेस्ट होता है, और उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। सब चीज़ें क्या है हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और ये एक फॉर्मूला दिया हुआ है असेट और इक्विटी कैलकुलेट करने का, तो मोटा मोटा देखें तो फॉर्मूला हमारा एक ही है, असेट इक्वल्स टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। कभी कभी हो सकता है कंपनी हमें बोले कि इक्विटी कैलकुलेट करके बताओ, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोले कि हमें एक्चुअल इक्विटी अमाउंट बताओ, तो हमें क्या करना है, असेट में से लाइबिलिटी को घटा देना, जो हमारा रेसिडुअल इंटरेस्ट होगा। रेसिडुअल मीन्स बचा हुआ, जो बचा हुआ इंटरेस्ट होगा उसको हम इक्विटी कहते हैं। नाउ रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इनकम डिवाइडेड बाय असेट्स, यानी कि हमारा जितना हमने पूंजी, जो हमने पैसा कमाया है अपनी पूंजी से, जो हमारे टोटल असेट्स हैं, जो हमारे पास जो भी सारी चीज़ें उपस्थित है, उनसे हमने कितना पैसा कमाया है, वो हमें कैसे पता चलेगा, रेट ऑफ रिटर्न से। अच्छा अभी ऊपर ही मैंने बताया था कि लिक्विडिटी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, सॉल्वेंसी और रिस्क क्या है, एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। लिक्विडिटी क्या है कि जिसमें कि हम अपने असेट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, जिससे कि हम अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकें। अच्छा, अगर हमारी लिक्विडिटी हाई है तो इसका मतलब रिस्क कम है, इसका मतलब हमारे पास इनफ असेट्स हैं, हमारे पास इतना ज़्यादा चीज़ें हैं कि हम उनको आराम से बेच बाच के अपने देनदारों को पैसा दे सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वही अगर लिक्विडिटी लो हो तो वो अच्छी बात हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। Second comes the financial flexibility. So this is the ability to adjust cash flows for unexpected needs and opportunities. मान लो मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी आया, मैं आईफोन मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, और जो आईफोन में लगने का एक कोई सिलिकॉन चिप होता है, वो अभी जो उसका सप्लायर है ना, वो स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा के रखा है। तो क्या होता है, उसने बोला कि अभी तुम मेरे से ख़रीद लो तो तुम्हें मैं 45% का डिस्काउंट दूँगा। ये कभी कभी वैसा भी होता है ना कि हम लोग मॉल गए, हमारा ख़रीदने का पैसा कुछ भी पर्पस नहीं था, बट हमने देखा कि चलो ठीक है, देखा मैंने H&M में स्टॉक क्लियरेंस सेल लगी हुई है और मेरे जेब में अच्छा खासा पैसा था कि मैं वो सेल का फ़ायदा उठा सकूँ। तो वो क्या है कि हमारे पास फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब मेरे पास इतना पैसा मेरे पॉकेट में है कि मैं अपने सारे EMIs, रेंट और जो भी इंस्टॉलमेंट्स वगैरह, SIP वगैरह पे करने के बाद मेरे पास इतना पैसा बचा है कि मैं आराम से उस चीज़ को ख़रीद सकती हूँ जो भी मेरे को पसंद आ रहा है स्टॉक क्लियरेंस सेल में। तो वही सेम चीज़ कंपनीज़ के पर्सपेक्टिव में भी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ सकते हो। That is ability to adjust cash flows for unexpected needs and opportunities. Solvency means ability to pay long term obligations, जो तुरंत के तुरंत हमें नहीं पे ऑफ करना है। अच्छा, अगर ज़्यादा डेट हुआ तो लोअर सॉल्वेंसी, मतलब कि हमारे पास डेट ज़्यादा है, हमारी देनदारी ज़्यादा है, हमारे पास असेट कम है, यानी कि हमारी कंपनी इज़ लेसर लो हैज़ लो सॉल्वेंसी रेट।
रिस्क, अनसर्टेनिटी इन कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। मतलब कि रिस्क में क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इसका मतलब कोई भी ऐसा खतरा हमारे बिजनेस को है, हमारे कारोबार को है, जिससे कि हमारा मुनाफा और हमारा जो भी पैसा हमें मिलना है, कैश मिलना है, वो इम्पैक्ट हो सकता है और उसके बारे में हम श्योर नहीं हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं रिस्क। अच्छा, ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत है कि फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस शीट के जो भी अकाउंट्स होते हैं वो परमानेंट अकाउंट्स होते हैं। मतलब वो अकाउंट्स जो भी आपको बैलेंस शीट में दिखेंगे वो बंद नहीं किए जाते हर साल। दे आर नॉट क्लोज्ड एवरी ईयर, दे आर कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस। पिछले साल अगर हमारे बैलेंस शीट में मशीनरी थी तो इस साल भी हमारे बैलेंस शीट में मशीनरी रहेगी, क्योंकि हम पिछले साल से उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, उसमें भले ही हम उसमें जो नई मशीनरी खरीदे वो ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन को रिड्यूस कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें उसमें रहती है। देन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस शीट? असेट्स, लाइबिलिटीज़। अच्छा, असेट्स क्या होता है? जिसका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स होता है। फिर लाइबिलिटीज़ क्या होता है? जिसका फ्यूचर सैक्रिफाइसेस होता है। असेट और लाइबिलिटी को समझने के लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे पास एक आईफोन है, मैंने एक आईफोन ख़रीदा। अब वो आईफोन क्या है? वो मेरा एक असेट हो गया, ठीक है। और उस आईफोन को मैंने EMI पे ख़रीदा। तो पास्ट में मैंने क्या किया, पूरा पहले समय में मैंने क्या किया, बीते हुए समय में मैंने आईफोन को ख़रीदा EMI पे, तो मैंने एक ऑब्लिगेशन लिया, मतलब मैंने एक तरह का लोन लिया। अभी क्या हो रहा है, वो असेट इज़ ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय मी। दैट मीन्स एट दिस वेरी मोमेंट असेट क्या है, वो जो असेट है ना, उसकी उसका मालिक कौन है? मैं हूँ। और उसको कैसे कौन कंट्रोल करता है? मैं करती हूँ। भाई मेरा आईफोन है, मैं चाहूँ उसमें जो भी ऐप इंस्टॉल कर लूँ, जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल करूँ। देन EMI जो है वो क्या है? इट इज़ ओड और पेबल, मतलब वो मेरी एक तरह से देनदारी है, उसको मैं अभी भी चुका रही हूँ और मुझे आगे भी चुकाना पड़ेगा। फ्यूचर में क्या है? असेट का इकोनॉमिक बेनिफिट। अब मान लो वो मेरा आईफोन है, मैं उसको व्लॉग्स बनाने में, रील बनाने में यूज़ कर रही हूँ, उसको मैं इंस्टा पे पोस्ट करूँगी, यूट्यूब पे पोस्ट करूँगी, मैं अपनी चीज़ों को मोनेटाइज कर सकती हूँ, तो उससे क्या होगा? कैश इनफ्लो आएगा। और लाइबिलिटी क्या है उसका? इकोनॉमिक सैक्रिफाइस, मतलब कैश आउटफ्लो। मैं उससे जो भी पैसा लूज़ करूँगी वो होगा इकोनॉमिक सैक्रिफाइस। तो ये हो गया हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ द असेट एंड द लाइबिलिटी। अच्छा, व्हाट इज़ इक्विटी? इक्विटी होता है रेसिडुअल इंटरेस्ट आफ्टर लाइबिलिटीज़। मतलब असेट को निकालने के, असेट में से लाइबिलिटी सारी पे ऑफ करने के बाद जो भी बचा हुआ असेट रह जाते हैं, जो भी बचा हुआ पैसा रह जाता है, उसको कहते हैं इक्विटी। इक्विटी के इज़ द लाइक ओनर्स इन्वेस्टमेंट प्लस रिटेन्ड प्रॉफिट्स। ये दोनों चीज़ से मिला के जनरली हमारी इक्विटी बनी रहती है। क्लासिफिकेशन ऑफ करेंट वर्सेस नॉन करेंट असेट्स। अच्छा, हम अब ये समझते हैं, अभी हमने ऊपर देखा कि असेट और लाइबिलिटी दोनों करेंट भी हो सकता है, नॉन करेंट भी हो सकता है। तो अब वो डिटरमाइन, वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कब करेंट होनी, कब नॉन करेंट होनी है? तो देखो, जो करेंट में नहीं आता है वो नॉन करेंट हो जाता है। तो अब करेंट कैसे है वो समझते हैं। अगर हमारा कोई भी असेट या कोई भी लाइबिलिटी 12 महीने में मैच्योर हो रही है, 12 महीने में मैच्योर हो रही है या 12 साल तक, 12 महीने तक हमें वो फ़ायदा देगी, तो वो करेंट में आता है। बट एक चीज़ और होती है, ऑपरेटिंग साइकिल। तो दो चीज़ हम कंसिडर करते हैं, एक ऑपरेटिंग साइकिल और 1 ईयर इफ़ नो क्लियर साइकिल। अच्छा, अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 13 महीने की हो और हमारा एक साल में 12 महीने होता है, तो हम ऑपरेटिंग साइकिल को 13 महीने वाली चीज़ को कंसिडर करेंगे करेंट और नॉन करेंट डिसाइड करने में। मान लो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल 14 महीने है, तो क्या होगा कि 14 महीने के अंदर या 14 महीने तक में जो भी लाइबिलिटी मैच्योर होनी है या कोई भी एक ऐसी चीज़ है जिसका हम एसेट है जिसका हम फ़ायदा उठा सकते हैं 14 महीने तक के लिए, वो हमारा करंट में आएगा। वही अगर वो नॉन करंट में आएगा कब? जब वो 15 महीने का हो जाएगा या 14 महीने से ज़्यादा का रहेगा। तो बेसिक से समझो कि हमारा करंट कैसे डिसाइड होता है, कोई भी चीज़ करंट वाली कैटेगरी में तब आता है जब वो या तो 1 साल के लिए होता है या फिर तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम होता है। बस सिंपल भाषा में ये समझो कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम है तो 1 साल होना चाहिए डिटरमाइन करने के लिए करेंट या नॉन करेंट, करेंट नॉट नॉन करेंट, तो उससे ज़्यादा ही होगा। और अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से ज़्यादा है तो द लॉन्गर पीरियड, दैट इज़ द ऑपरेटिंग साइकिल, विल बी कंसिडर्ड टू डिटरमाइन वेदर असेट और लाइबिलिटी इज़ करेंट और नॉन करेंट।
So current is realized or consumed within the operating cycle or 1 year, whichever is greater. Non-current held beyond the operating cycle or 1 year. करंट असेट्स एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड इन दी ऑपरेटिंग साइकिल. तो ये सारी चीज़ें आती हैं करंट असेट्स में. कैश इक्विवेलेंट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और रिस्ट्रिक्टेड कैश. अच्छा, कैश क्या होता है? जो हमारे पास पैसा है हमारे बैंक में या तो हमारे लॉक बॉक्स में हमारे गले में रखा, दैट इज़ कैश. देन कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है? वो सारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो हाईली लिक्विड होती है, मतलब कि ये होता है कि जिनका जो कि बहुत आराम से मार्केट में जाकर जिनको बेच सकते हैं, जिनकी मैच्योरिटी 3 महीने की इक्वल से होती है या 3 महीने के अंदर अंदर होती है, और जिसको हम बहुत ही आराम से बेच सकते बिना किसी पैसे को गंवाए. तो वो सारी चीज़ें कैश इक्विवेलेंट्स में आती है. फिर आती है हमारी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़. मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी 3 कैटेगरी की होती है. ट्रेडिंग, मतलब जिसको आप ख़रीदना बेचना हो वो. फिर अवेलेबल फॉर सेल, मतलब जो सिर्फ आप बेचने के लिए रखे हो, जो कि ट्रेडिंग या हेल्ड टू मैच्योरिटी में नहीं आएगी, वो अवेलेबल फॉर सेल में आ जाएगी. और हेल्ड टू मैच्योरिटी यानी कि जब तक जो मैच्योर नहीं हो जाती है तब तक के लिए आप उसको रखे हो मार्केटेबल सिक्योरिटी को, तो वो आती है हमारे करेंट असेट में. अच्छा, अब समझते हैं. ट्रेडिंग वाला जो होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, दैट इज़ ऑलवेज करेंट. अवेलेबल फॉर सेल इज़ करेंट इफ़ इट इज़ फॉर ऑपरेशंस पर्पज़. हेल्ड टू मैच्योरिटी वाला करंट तभी होगा कि अगर वो 1 साल के अंदर मैच्योर हो रहा है. मान लो ईयर 2010 में मैंने एक ट्रेडिंग सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी ख़रीदा जो 4 साल में मैच्योर होगा. तो ईयर 2013 के एंड में मैं जब बैलेंस शीट बनाऊंगी तो वो जो मैंने 3 साल पहले 2010 में मार्केटेबल सिक्योरिटी ख़रीदा, वो 2013 के बैलेंस शीट में विल बी क्लासिफाइड एज अ करेंट असेट. वाई? बिकॉज वॉट विल हैपन, इट इज़ गोइंग टू मैच्योर विद इन अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर. 1 साल के अंदर अंदर वो मैच्योर हो जाएगी और हमें उसका पैसा वापस मिल जाएगा. अच्छा, आते हैं रिसीवेबल्स में. रिसीवेबल्स में क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल्स, नोट रिसीवेबल्स, एम्प्लॉय लोन्स, ये सारी चीज़ें आती है रिसीवेबल्स में. फिर कॉन्ट्रैक्ट असेट्स में क्या आता है? राइट टू कंसिडरेशन बट कंडीशनल, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट असेट में ये चीज़ें आती है, जैसे मान लो कभी कभी हमें कोई काम करना ही मतलब हमें ऐसे कंडीशन पे, मतलब कि हमें कस्टमर पैसा तभी देगा जब हम कोई काम पूरा कर देंगे और हमें पैसे मिलने ही मिलने हैं उस चीज़ के लिए. तो ऐसी चीज़ को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एसेट. फिर इन्वेंट्री हो गया. इन्वेंट्री में भी 3 चीज़ होती है, रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स, तो और सप्लाईज. तो ये सारी चीज़ें आ गई इन्वेंट्री में. फिर होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो कि पेड इन एडवांस. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना एग्जाम के POV से कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. प्रीपेड एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड एज करेंट एसेट. क्यों? क्योंकि ये भले ही कैश में अभी नहीं कन्वर्ट हो सकता, बट इससे क्या हो रहा है कि हमारे फ्यूचर क्या कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है. हमने एडवांस में अपने RO वाटर प्योरीफायर का सब्सक्रिप्शन दे दिया, तो उससे क्या होता है, हमें आगे जाके उसका पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो हमारा फ्यूचर का कैश फ्लो क्या है, अवॉइड हो रहा है. देन रेस्ट्रिक्टेड कैश, वो जो कि करंट में आता है. मतलब मान लो मैंने मेरे को 5 महीने बाद एक आईफोन ख़रीदना है, उसके लिए मैं अभी से 1 लाख रुपए किनारे रख रही हूँ, अभी से यानी कि जनवरी से मान लो, और मुझे सितंबर में ख़रीदना है. तो मैं क्या करूँ, जनवरी से सितंबर तक मैं 1 लाख रुपए इकट्ठा कर रही हूँ. उसके लिए क्या है, मैं एक साइड में कैश अपने बिजनेस में रखती जा रही हूँ एंड आई एम कीपिंग इट इन माई लॉक बॉक्स, बट आई एम रिस्ट्रिक्टिंग इट. मतलब मैं उस पर एक ये पाबंदी लगा दे रही हूँ कि इसको कोई और नहीं, इससे किसी और पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता. एंड दिस इज़ फॉर करेंट ऑब्लिगेशन, मतलब कुछ ही समय बाद 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको इस्तेमाल करने वाली हूँ. तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टेड कैश. और ये कहाँ आएगा, करेंट असेट्स के अंदर, क्योंकि इसको मैं 1 साल के अंदर अंदर इस्तेमाल करने वाली हूँ. कमिंग टू नॉन करेंट असेट. अच्छा, नॉन करेंट असेट में पहली चीज़ क्या है, व्हेन द कैश इज़ रिस्ट्रिक्टेड फॉर लॉन्ग टर्म. मेरे को 4 साल बाद एक ट्रक खरीदना है जिसके लिए मेरे को 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने पड़ेंगे, तो मैं अभी से उसके लिए कैश अपने लॉक बॉक्स में, अपने बैंक में रिस्ट्रिक्ट करते जा रही हूँ. तो क्या वो मेरा करेंट असेट होगा? नहीं, वो मेरे नॉन करेंट असेट में आएगा. क्यों? क्योंकि वो जो मेरा असेट परचेज है वो मेरा 4 साल बाद है. देन कमिंग टू दी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, जो कि हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट ऑपरेशंस के लिए होता है, वो इसमें आता है. देन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस. फिर
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट ऑफ यूज असेट। अच्छा, राइट ऑफ यूज असेट कैसे आता है? जब भी हम कोई भी असेट को लीज पे लेते हैं, जब भी हम किसी भी चीज़ को लीज पे लेते हैं तो क्या होता है, लीज पे जब भी हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो ये होता है कि हम अपने बैलेंस शीट में उसको ROU एसेट, राइट ऑफ यूज एसेट दिखाते हैं, और उस एसेट को जनरली हम नॉन करेंट एसेट में दिखाते हैं। अगर मतलब काफ़ी सारी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि कितने समय की लीज है, बट जनरली हम लोग राइट ऑफ यूज एसेट तभी लगाते हैं तब जब हमारा लीज लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, मतलब 1 साल से ज़्यादा का होता है। Then comes the intangible asset. Intangible asset बेस्ट एग्जाम्पल कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सारे क्या हो गए? इंटेंजिबल एसेट्स, यानी वैसे एसेट्स जो हमें दिखते नहीं हैं, जो एक फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनका नहीं होता, जो कि उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे मशीनरी है वो हमें दिखती है, बट गुडविल क्या हमें दिखेगी? नहीं, हमें नहीं दिखेगी, राइट? तो क्या होता है, ऐसे एसेट्स को भी हम नॉन करेंट एसेट्स में क्लासीफाई करते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता कि इनका जीवन काल कितना है। अच्छा, और नॉन करेंट असेट्स क्या क्या हो गए? लॉन्ग टर्म प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेफर्ड टैक्स असेट्स, इंश्योरेंस कैश सरेंडर वैल्यू, नॉन करेंट रिसीवेबल्स, कॉन्ट्रैक्ट असेट्स लॉन्ग टर्म, ये सारे हो गए अदर नॉन करेंट असेट्स। नाउ कमिंग टू दी करेंट लाइबिलिटीज़। करेंट लाइबिलिटीज़ ऑब्लिगेशन सेटल्ड यूजिंग करेंट असेट्स और न्यू करेंट लाइबिलिटीज़। अच्छा, जैसे कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है, जो कि होता है ट्रेड पेबल्स, अकाउंट पेबल्स, फिर अक्रूड लाइबिलिटीज़ हो गई, मतलब कि इन चीज़ों का हमने फ़ायदा उठा लिया बट इनका पैसा भी हमने नहीं दिया, तो ये होता है अक्रूड लाइबिलिटीज़ के अंदर आता है, जिसमें वेजेस हो सकते हैं, टैक्सेस हो सकते हैं, और भी कई तरीके के अक्रूवल्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ दी अदर करेंट लाइबिलिटीज़। तो अदर करेंट लाइबिलिटीज़ में ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे करेंट लाइबिलिटीज़ में आती हैं। ओके, फिर एक चीज़ आती है स्पेशल केस रीफाइनेंसिंग। स्पेशल केस रीफाइनेंसिंग में क्या होता है कि कभी कभी कंपनी के पास कोई एक ऐसा लोन है या एक कोई ऐसा फाइनेंस है जो कि कुछ समय में मैच्योर हो जाएगा, बट कंपनी क्या चाहती है कि कोई भी बिजनेस ये चाहता है कि वो उस लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं करे, या तो उसको उससे फ़ायदा मिल रहा है। तो ऐसे केस में अगर कंपनी का इंटेंशन हुआ, यानी कि उसका मन हुआ और वो कैपेबल हुआ, उसको एबिलिटी हुई टू रीफाइनेंस, देन करेंट लाइबिलिटी कैन बी रिक्लासिफाइड एज नॉन करेंट। तब करेंट लाइबिलिटी को एक नॉन करेंट लाइबिलिटी में दिखा देते हैं। अच्छा, एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज़ मार्क करके रखो आप लोग। बैंक ओवरड्राफ्ट जब होता है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये है बट मेरे को 18,000 रुपये का काम है। मैं क्या करी, मैंने बैंक से बोला आई वांट टू यूज़ दी OD फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, आप मेरे को 18,000 दे दो। तो 10,000 तो मेरा खुद का पैसा हुआ, वो जो 8,000 रुपये वो क्या होगा? वो 8,000 रुपये ओवरड्राफ्ट होगा। तो क्या होता है, अगर मेरा बैंक अकाउंट में, एक बैंक अकाउंट में 2 अकाउंट्स है, एक अकाउंट में ओवरड्राफ्ट और एक अकाउंट में सफिशिएंट पैसा है, तो उस केस में हम उन दोनों को नेट ऑफ करके दिखा देंगे कि भाई पॉजिटिव बैलेंस हम दिखा देंगे कि हाँ देखो, SBI में मेरा 2 अकाउंट है, एक सेविंग्स अकाउंट, एक करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट में मेरा ओवरड्राफ्ट है, करंट अकाउंट में मेरा इनफ पैसा है, तो उस केस में हम नेट ऑफ करके दिखा देंगे। बट मान लो मेरा 2 अलग अलग अकाउंट्स में 2 अलग अलग, एक SBI एक PNB है। SBI में मेरा नॉर्मल है पैसा, कोई बैलेंस में दिक्कत नहीं है, ओवरड्राफ्ट नहीं है, सब सही है, बट मेरा PNB में काफ़ी ज़्यादा ओवरड्राफ्ट है, तो इस केस में हम उन दोनों को नेट ऑफ करके नहीं दिखा सकते। देन कमिंग टू दी नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी। नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में क्या आता है? लॉन्ग टर्म डेट, बॉन्ड्स पेबल, पेंशन ऑब्लिगेशंस, जो हमारे एम्प्लॉयज़ के पेंशन्स हैं वो, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म वारंटीज़, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज़, ये सारा आता है नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ में। अच्छा, अब आ जाते हैं इक्विटी पे। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी में आता है शेयर कैपिटल, दैट इज़ द पार वैल्यू ऑफ द शेयर्स। कभी कभी क्या होता है, मान लो मेरे बिज़नेस में 1,000 शेयर है, मेरी कंपनी का 1,000 शेयर है और हर एक शेयर 1 रुपये का है। मैंने उसमें से 900 शेयर को दे दिया लोगों को, 900 शेयर को लोगों ने खरीद लिया 1-1 रुपये पे, तो वो 900 रुपये जो मुझे मिला वो कहते हैं पार वैल्यू ऑफ शेयर। अब मेरी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है और बचे हुए जो 100 शेयर है उसको मैंने 1.5 रुपीज़ पर शेयर पे बेचा, 1.5 रुपये पर शेयर पे मैंने बेचा, तो 100 इंटू 1.5 150 रुपये मुझे मिला। 100 रुपये तो पार वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगा, बट जो 50
₹50 एक्स्ट्रा है 150 में से, वो कहाँ जाएगा, एपिक एडिशनल पेड इन कैपिटल, दैट इज एक्सेस ओवर पार, ये इसमें जाएगा। देन थर्ड कम्स दी रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होता है, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, मतलब जो हमारा प्रॉफिट है उसमें से हमें क्या करना है, उसमें से हमें रिड्यूस करना है जो भी हमने डिविडेंड्स पे ऑफ कर दिया, और जो बाकी बचा हुआ पैसा हम अपने पास बचा के रख रहे हैं वो रिटेन्ड अर्निंग्स में जाता है, और वो कहाँ जाता है, इक्विटी में। देन कम्स दी OCI, द अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। तो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम नॉट इन इनकम स्टेटमेंट बट अफेक्ट्स आर इक्विटी। तो ये सारे वो इनकम है जो कि हमें डे टू डे ऑपरेशन से नहीं मिलती। मान लो मेरे पास मेरे कंपनी में एक्स्ट्रा पैसा है और मैंने क्या किया, उस एक्स्ट्रा पैसा को मैंने उस एक्स्ट्रा पैसे से मैंने US के कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब वो जब शेयर्स मैंने खरीदा फिर बाद में मैंने उसको बेचा और मुझे उस पर फ़ायदा हुआ, तो वो जो फ़ायदा हुआ है ये फ़ायदा मुझे अपने डे टू डे ऑपरेशन से तो नहीं मिला है, ये फ़ायदा मुझे कैसे मिला, ये फ़ायदा मुझे मिला है अपने बाहर की गतिविधियों से। तो ऐसे प्रॉफिट भी से क्या होता है, हमारा जो ओनर्स हैं उनको फ़ायदा होता है, तो ये कहाँ जाता है, ये कहाँ हमारे जाता है, इक्विटी पोर्शन में। देन कम्स दी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, NCI। अच्छा, मेरी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स हैं, एक इंसान के पास 600 शेयर्स हैं, मतलब वो 60% ओनर है, फिर दूसरे इंसान के पास 45% शेयर्स है, 35% शेयर्स है, तो ये दो लोगों के पास ओनरशिप में अपना, इनके पास क्या हो गया, मेजॉरिटी होगी। बट जो बचे हुए 5% लोग हैं वो क्या है, वो भी ओनर्स हैं बट उनका कोई इतना कंट्रोल नहीं है कंपनी पे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग interest. Then comes the treasury stock. Treasury stocks are what? They are repurchased shares. They reduce the equity and are shown as negative. मतलब treasury stock क्या होता है कि जो shares हम market में जाके purchase कर लेते हैं और उनको हम इसलिए purchase करते हैं क्योंकि हमें चाहिए कि हमारे कंपनी में owners कम रहें, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं treasury stock, and it is also termed as the repurchased shares. नेक्स्ट कम्स दी बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट। बेनिफिट्स में क्या होता है, कंप्यूट रिटर्न, मतलब हमें रेट ऑफ रिटर्न पता चलता है कि हमारा एसेट कितना पैसा जनरेट कर रहा है इससे। फिर इवैल्यूएट कैपिटल स्ट्रक्चर, एसेस हाउ द कंपनी इज़ फाइनेंस, डेट कितना है, इक्विटी कितना है, ये हमें पता चलता है। देन प्रेडिक्ट द कैश फ्लो, हमारे फोरकास्टिंग से पता चलता है कि आगे जाके कितना ज़्यादा हमें पैसा मिल सकता है वो। फिर असेस दी फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क, आगे जाके हमारी कंपनी पैसा भर पाएगी या नहीं दे पाएगी, अगर हमारे जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको, या जो आगे बड़े ज़्यादा पैसे देने काफ़ी समय बाद वो कर पाएंगी या नहीं। फिर लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट, लिमिटेशंस ऑफ बैलेंस शीट में क्या होता है, इनकम्प्लीट पिक्चर नीड्स टू बी रेड अलॉन्ग साइड द कैश फ्लो, मतलब कि बैलेंस शीट का एक ये डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि हम सिर्फ बैलेंस शीट को यूज़ करके अकेले नहीं डिटरमाइन कर सकते कि हमारी कंपनी कैसे करी, उसके साथ साथ हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की ज़रूरत महसूस होगी ही होगी। दूसरी चीज़, नॉट ट्रू बिजनेस वैल्यू, मतलब लिमिटेशंस ऑफ एक ये भी एक डिसएडवांटेज ये भी है कि हमें इससे पूरे बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता चलती क्योंकि बहुत सारे असेट्स नहीं रिकॉर्ड हुए रहते। अब मान लो मेरी कंपनी है, मेरे कंपनी में मेरे एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो कंपनी के प्रति बहुत लॉयल है, जिसके वजह से हमारी कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। दूसरी चीज़, मान लो हमें रॉ मटेरियल्स बहुत अच्छे क्वालिटी के मिल रहे हैं जिसके वजह से हमारा आउटपुट बहुत अच्छा है। तो क्या ये सारे जो बेनिफिट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारे बिजनेस को, क्या हम ये बैलेंस शीट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसको एक लिमिटेशन मानते हैं क्योंकि बैलेंस शीट तो सिर्फ क्वांटिटेटिव फैक्टर्स है, वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स को नहीं दर्शाता है। थर्ड इज हिस्टोरिकल कॉस्ट इशू। अच्छा, 10 साल पहले मैंने एक लैंड खरीदा था 5 लाख रुपए का, आज उस लैंड की वैल्यू 50 लाख हो गई है, बट क्या हम असेट की वैल्यू अप्रिशिएट करके दिखा सकते हैं बैलेंस शीट पे? नहीं, बिकॉज वी आर कंजर्वेटिव अकाउंटेंट्स, वी कैन नॉट अप्रिशिएट द वैल्यू ऑफ द असेट्स, सो दैट इज वाई देयर इज दिस हिस्टोरिकल कॉस्ट इशू, वी कैन नॉट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ दैट असेट एंड दैट्स वाई द ओल्ड एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज ओनली डिस्प्लेड फॉर दैट पर्टिकुलर असेट। देन यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स, आपको भी पता है कि हम अपने बैलेंस शीट पे डेप्रिसिएशन हो गया, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, वारंटी कॉस्ट हो गया, देन हमारा असेट का कितना, कोई भी असेट का यूज़फुल लाइफ क्या होगा, ये सारी चीज़ें अनुमान पे बेस्ड है, ये एक्चुअली में हमें क्लियरली एकदम कहीं भी लिस्टेड नहीं है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी कभी कभी हमारा जो एस्टिमेट की वजह से वैल्यू सही से नहीं रिफ्लेक्ट होती। देन
liabilities not at market rates, that means interest rates changes not reflected in liability values. आज मैंने एक लोन लिया 50 करोड़ का जो मुझे 10 साल बाद पे करना है। आज से 10 साल बाद तक मैं उस लोन को 50 करोड़ 50 करोड़ 50 करोड़ पे ही दिखाऊंगी। मैं ये नहीं देखूंगी कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कुछ और है जिसकी वजह से मैं इंटरेस्ट ज़्यादा दे रही हूँ, या उस लोन की वैल्यू बढ़ के 50 करोड़ से 52 करोड़ हो गई है। ये सारे फैक्टर्स उस पर नहीं कंसिडर किए जाते। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है बैलेंस शीट का। ड्रॉबैक बोल दो, लिमिटेशन बोल दो, डिसएडवांटेज बोल दो, ये सारे एक दूसरे के पर्यायवाची है, या तो डिसएडवांटेजेस आप या तो सिनोनिम्स आप बोल सकते हो। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ एनी एसेट और लाइबिलिटी इज टू सेल एन एसेट और ट्रांसफर अ लाइबिलिटी एंड नाउ यूज फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड डेरिवेटिव्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और डेरिवेटिव्स में हम सिर्फ फेयर वैल्यू यूज़ करते हैं, बट हम अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जनरली फेयर वैल्यू पे नहीं दिखाते। बट कहीं भी अगर फेयर वैल्यू आपको रहे तो फेयर वैल्यू से आप समझ जाओ कि आप जो पैसा दोगे कोई भी एसेट को बेचने के लिए, या जो आपके पास लाइबिलिटी है उसको किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो क्या होता है? वो हमारा फेयर वैल्यू होता है। मूविंग ऑन टू द लास्ट स्लाइड, तो हमारा बैलेंस शीट खत्म हो चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, बहुत इजी सी चीज़ है कि क्लासिफिकेशन आपको दे देगा कि क्या चीज़ करेंट असेट है, क्या चीज़ करेंट लाइबिलिटी, कौन सा नॉन करेंट असेट लाइबिलिटी है ये, फिर असेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इक्विटी क्या है, फिर एडजस्टमेंट्स जैसे कि रीफाइनेंसिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिस्ट्रिक्टेड कैश इसका, फिर बैलेंस शीट का इक्वेशन, इक्विटी कैलकुलेशन, फिर लिमिटेशंस, बेनिफिट्स, फेयर वैल्यू, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ जा सकते हैं। अच्छा, एग्जामिनर ट्विस्ट मतलब एग्जामिनर क्या क्या ट्रिक डाल सकता है क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। पहली चीज़ तो जब आपको ऑपरेटिंग साइकिल भी दे देगा और बोल देगा कि आपको करंट असेट कैलकुलेट करना है या करंट लाइबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि मतलब कौन सा करंट असेट है, कौन सा करंट लाइबिलिटी, तो उस केस में हमें ध्यान रखना है कि अगर ऑपरेटिंग साइकिल 1 साल से कम है तो हम लोग 1 साल के पीरियड को कंसिडर करेंगे टू डिटरमाइन आवर करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। बट अगर हमारी ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने से 1 महीने से ज़्यादा है, देन वी विल कंसिडर ऑपरेटिंग साइकिल टू डिटरमाइन द करंट असेट और करंट लाइबिलिटी। देन रिस्ट्रिक्टेड कैश क्लासिफिकेशन, फिर रिस्ट्रिक्टेड कैश क्लासिफिकेशन को कैसे करना है, कब करंट होगा कब नॉन करंट होगा, ये भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। रीफाइनेंसिंग ट्रिक, फिर इंटेंशन बेस्ड क्लासिफिकेशन, मतलब अगर हमारा एबिलिटी और इंटेंट है टू क्लासीफाई लाइक टू रीफाइनेंस अ पर्टिकुलर लाइबिलिटी, तो उस केस में हम उसको नॉन करेंट कंसिडर करते हैं। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट का कैसे ट्रीटमेंट होता है वो, और फिर यही जो हमारे ट्रिक्स एग्जामिनर डालता है ना, यही कॉमन मिस्टेक्स स्टूडेंट करते हैं। मतलब ऑपरेटिंग साइकिल को इग्नोर कर देना, सारे इन्वेस्टमेंट को करंट इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर देना, जबकि इन्वेस्टमेंट 3 तरह के होते हैं, ट्रेडिंग, अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टू मैच्योरिटी, तो तीनों केसेस में अलग अलग तरह से करंट नॉन करंट कंसिडर किया जाता है वो चीज़। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स भूल जाते हैं कि ट्रेजरी स्टॉक को कंसिडर किया जाता है इन रिड्यूसिंग द इक्विटी, इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग आवर इक्विटी, वो हमारी इक्विटी को रिड्यूस करता है। क्यों? ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है? जो हम मार्केट में जाके खरीद लेते हैं वो। देन कंफ्यूजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस एज नॉन करेंट, जबकि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमेशा करेंट असेट होता है। फिर अज्यूमिंग बैलेंस शीट शोज ट्रू वैल्यू, नहीं, बैलेंस शीट कभी भी बिजनेस का एकदम एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं दिखाता, क्योंकि बैलेंस शीट बहुत सारे अजम्पशंस पे बेस्ड होता है और काफ़ी सारे क्वालिटेटिव फैक्टर्स भी होते हैं जिससे एक बिजनेस की वैल्यू डिटरमिन होती है। फिर व्हाट आर दी कीवर्ड्स टू रिमेंबर, मतलब क्या क्या चीज़ें हमें याद रखनी है या समझ के रखना है। तो लिक्विडिटी हो गया, सॉल्वेंसी हो गया, फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, रिस्क हो गया, ये सारी चीज़ें हमें अच्छे से एकदम, ये सारे टर्म्स हमें क्लियर होने चाहिए और हमें समझ में आने चाहिए, जिससे कि हम एग्ज़ाम में क्वेश्चंस जब भी आए तो बहुत आराम से कर सकें। अच्छा, लास्टली स्टूडेंट का क्या कन्फ्यूजन होता है, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम प्रीपेड एक्सपेंस को हम असेट क्यों कंसिडर करते हैं जबकि हमें उससे कैश नहीं आना होता। अच्छा, कैश आ भी नहीं रहा, बट ये भी तो देखो ना, उस प्रीपेड एक्सपेंस की वजह से हमारा कोई फ्यूचर में कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा है, तो वो एक तरह से हमारे लिए एक बेनिफिट है, वो हमारा एक फ़ायदा है कि भाई हम उसको पहले ही चुका चुके हैं, तो हमें आगे उसके लिए कोई कैश नहीं पे ऑफ करना। तो इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस को क्या करते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस को असेट कंसिडर करते हैं। और कभी भी एसेट और लाइबिलिटी का क्वेश्चन आए तो एक टाइमलाइन फॉलो करो, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर,
मैंने आईफोन का और EMI का एग्जाम्पल लेके एक बार ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, प्लीज़ आप लोग रिवाइंड करके देख लेना इफ़ यू हैव एनी डाउट्स। एंड लास्टली, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी एक्सपेक्टेड। तो सबसे पहले केस बेस्ड क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन, ट्रिक बेस्ड एडजस्टमेंट्स, MCQs, पूरा पेपर ही MCQ बेस्ड, और अब तो केस बेस्ड सिनारियोस भी आने लगे, तो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस जो आएगा तो वो इन सारी चीज़ों का एक तरह से मिक्सचर हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इस पर्टिकुलर PPT में याद रखने वाली क्या है, वो सारी चीज़ें ये लास्ट पेज में हमारा, अगर हम देखें ना, स्लाइड नंबर 13 देखें ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, और हमें बहुत ईजिली से चीज़ें पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज़ें हमें याद रखनी एग्जाम के लिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो एकदम अच्छे से क्लियर और आपको समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप द कॉमेंट्स और रीच आउट टू मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। हैव अ गुड डे। बाय बाय।